हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इस पे हम देखते हैं क्वेश्चंस को। और हमने 25 क्वेश्चन पिछले क्रम में कराए थे। आज हम 25 क्वेश्चन और देखेंगे जो कि बेसिकली आपके होंगे जीएस से रिलेटेड। और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि धान का जो झुलसा रोग है वो बीमारी है। आप प्लांट डिजीज के बारे में पढ़े होंगे और प्लांट डिजीज से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। पहले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि धान का झुलसा रोग बीमारी है, राइस ब्लास्ट है ना, डिजीज इज अ डिजीज। किस प्रकार की डिजीज है? तो देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए, विजुलाइज करिए। पहला ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि फफूंद जनित, फिर जीवाणु जनित, पोषण जनित, उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा जो झुलसा रोग है, ब्लाइट जो डिजीज है आपकी धान की, जिसमें पत्तियां रेड हो जाती हैं, और ये डिजीज होती है फफूंद से, यानी ये फंगल डिजीज है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये फंगल डिजीज है। ठीक, तो फंगल डिजीज है आपका धान का जो झुलसा रोग है। बेसिकली ये होता किस फंगस से है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैग्ना पोर्थे, लिखिए मैग्ना पोर्थे, इसका नाम लिख लीजिएगा मैग्ना पोर्थे, है ना। इस जो आपका बेसिकली फंगस है उसका नाम है मैग्ना पोर्थे। और आगे हम लोग लिखेंगे इसको जो है, ये दूसरा जो हमारा है वो है आपका ओराजे, है ना। तो ओराजे, है ना, ओराजे। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका फंगस का नाम है, जिस फंगस के द्वारा जो है आपका, जिस फंगस के द्वारा क्या है आपका बेसिकली, तो ये फंगस का नाम अगर देखें तो ये है आपका मैग्ना पोर्थे ओराजे। ठीक, इस फंगस के द्वारा आपकी डिजीज होती है जिसको हम धान का झुलसा रोग कहते हैं, धान का झुलसा रोग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब जब धान की बात आती है तो कुछ चीजें आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। देखिए यहाँ पे लिखा है राइस IRRI। IRRI की अगर बात करें तो ये IRRI जो है वो बेसिकली क्या है, ये आपका है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर हम बात करें इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो इसका हेड ऑफिस आपका मनीला में पड़ता है। आप जानते हैं मनीला जो बेसिकली फिलीपींस की कैपिटल है। और अगर हम बात करें ये इसका जो रीजनल ऑफिस इंडिया में कहां पे है, तो ये आपके बनारस में है, वाराणसी में है। ये बेसिकली आपका सन 2018 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप जानते हैं मनीला में ही ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपका क्या है, हेड ऑफिस है। अब हम इसको करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और विजुलाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए आप। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग इधर आर्टिकल दिए गए हैं, इधर आपको मैच कराना है। ठीक है, तो इधर आर्टिकल है, इनको मैच कराना है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे आपका भारतीय संविधान के संदर्भ में कुछ आर्टिकल्स हैं, उनको मैच कराना है आपको। आर्टिकल्स के मैचिंग के क्वेश्चंस आते रहते हैं। और आप जानते हैं आपका जो ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली क्वेश्चन आप इसको रीड करिए। ठीक है, ये हिंदी में है और अगर आप देखें तो ये आपका इंग्लिश में यहाँ पे है क्वेश्चन, तो इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार, है ना, ताकि आपको क्लियर रहे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, आर्टिकल 243A, ठीक, आर्टिकल 243B और फिर 243C। और यहां पे देखिए लिखा है 243A में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत, ग्राम सभा एंड आफ्टर दैट आपका कंपोजिशन ऑफ पंचायत। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें आपके, थोड़ा सा इसको समझिएगा, क्वेश्चन को हिंदी में देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ चीजें इसको रिकॉल कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम में काम आती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 243 का यानी A, ये क्या है, यहां पर आप ग्राम सभा की बात करते हो, ना कि आप किसकी, पंचायतों के गठन की। तो ये चीजें तो गलत हो गई, है ना, यानी पहला आपका अनमैच्ड है। दूसरी अगर बात करें तो ये ग्राम सभा दे दिया गया है, जो कि बाकी गलत है, चूंकि ये पहले वाले में होना चाहिए था, तो ये वाला भी आपका गलत है। अब आया आर्टिकल 243C, यानी इसमें आप कह रहा है जो आपका कंपोजिशन है, जो संरचना है, स्ट्रक्चर है किसका, पंचायतों का, ये एकदम राइट है। 243 में गा में ये एकदम मेंशन है। अगर हम थोड़ा सा देखें इस क्वेश्चन को, तो इसका राइट आंसर आप सी लगा दीजिएगा। फिर आप इसको कुछ समझ लीजिएगा। आप जानते हैं, आपको पता होगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, वो आप जानते हैं 1992 और 1993 में ये आपका हुआ था। तो ये क्या थे बेसिकली, ये आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंप्रूव करने की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो है आपके पावर्स की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि हम लो लेवल से अपर यानी बॉटम टू टॉप चलेंगे, यानी गांवों का विकास करेंगे, तब डेवलपमेंट होगा आपका शहरों का। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो ये आपका बेसिकली आया है कब, ये आया है 73rd। और इस रिलेटेड किससे है, ये है आपके रूरल यानी आपके PRI से, जिसको अपन कहते हैं PRI को क्या कहते हैं, आप कहते हैं
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक, पीआरआई इससे संबंधित होते हैं। और अगर इसके अंतर्गत हम देखें तो पीआरआई में आपके सब्जेक्ट रखे गए हैं कितने, 29 सब्जेक्ट हैं, याद रखिएगा। और ये आपके 9th है ना, 9th पार्ट में है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल आपका यानी जो शेड्यूल है वो कितनी है, वो शेड्यूल नंबर आपके 11th के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो संविधान में जोड़े गए हैं। और आर्टिकल की अगर बात करेंगे, इनके आर्टिकल की, जो पंचायती राज सिस्टम है वो आपका 243, ठीक है, आपका ओ तक चलता है, ठीक है, यानी 243A, 243B, 243C, इस तरीके से ओ तक चलेगा। तो ये हमारे आर्टिकल्स हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आप विजुलाइज करिएगा क्वेश्चन को। और ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो बात करता है अर्बन पंचायत की, यानी म्युनिसिपैलिटीज वगैरह की। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वो आपका आ जाएगा बेसिकली, ये भी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, 1993। और अगर हम बात करेंगे वो संबंधित होगा अर्बन पंचायत से। और अगर बात करेंगे सब्जेक्ट की तो उसमें 18 सब्जेक्ट हैं। अगर बात करेंगे पार्ट की तो 9A में उसको जोड़ा गया है। और अगर बात करेंगे शेड्यूल की तो 12 शेड्यूल में रखा गया है। अगर हम बात करेंगे उसके आर्टिकल की तो 243 है ना, देखिए जो अर्बन पंचायत है उसके लिए आर्टिकल होगा 243, ठीक। और आप याद रखिएगा ओ पे खत्म हो रहा है तो वहां पे आपका चालू होगा किससे, पी से, है ना। तो पी जेड से लेकर के 243, ठीक, 243 ZG तक चलता है। ये आपके आर्टिकल्स होते हैं अर्बन पंचायत से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहीं पे अगर आप एक क्वेश्चन ये पूछ लें जो काफी आता है, 243 जो आपका 243 का डी होता है, ये क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं 1/3 जो सीटें रिजर्व की गई हैं महिलाओं के लिए, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने आपको बताई। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को विजुलाइज करेंगे, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ठीक है। चलो इसको रब कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, आपका मैच के लिए क्वेश्चन है। बेसिकली लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना, पहले एक बार इसको विजुलाइज करें क्वेश्चन को, फिर अभी हम इंग्लिश में भी दिखा देंगे, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनजातियों से रिलेटेड है, आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये जनजातियों का क्वेश्चन काफी एग्जाम में आपके पूछता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अनुसूची 1, यहाँ पे जारवा ट्राइब की बात कर रहा है, फिर मुंडा ट्राइब की बात कर रहा है, फिर भील की बात कर रहा है, फिर गद्दी की बात कर रहा है। इधर आपके क्या है, बाहुल्य क्षेत्र जहां पे वो पाई जाती हैं। तो राजस्थान है आपका, देखिए हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार एंड झारखंड। अगर हम बात करें जारवा की तो सभी को पता होता है जारवा बेसिकली कहां मिलते हैं, अंडमान एंड निकोबार में मिलते हैं। अगर बात करें मुंडा की तो मुंडा कहां मिलते हैं, ये बेसिकली आप जानते हैं छोटा नागपुर रीजन जो झारखंड आपका पड़ जाता है, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट आ जाता है, वेस्ट बंगाल का पार्ट आ जाता है, ये छोटा नागपुर रीजन में पाया जाता है मुंडा, ठीक है। अब हम बात करें भील, तो भील आप जानते हैं राजस्थान के साथ जाएंगे, ठीक। और गद्दी जो होते हैं वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जा रहा है थर्ड के साथ, फर्स्ट थर्ड इसी में है, यानी डी के साथ चले जाइए। बाकी कुछ आपको आता हो नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से आपको फायदा क्या होगा कि हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें बताएंगे जो बेसिकली आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी। तो हम एक नया पेज लेंगे और इस पेज पे कुछ चीजें हम देख रहे होंगे। देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्या देख रहे हैं, आपके जनजातियों को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा हम आपको स्टेट वाइज जनजातियों को बताते हैं और अपने मैप में थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, प्लॉट कर लीजिएगा और आप उसके राइटर होंगे और आपका वो लूसेंट बन रहा होगा। तो कुछ चीजें हैं जो हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। हालांकि आपको सब आता है लेकिन तब भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए अगर हम बात करें आपके हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश यहाँ कहीं मिलेगा। एचपी की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में आपकी जो जनजातियां मिलती हैं वो कौन कौन से हैं। पहला एक देखिए आप किन्नौरी लिख लीजिएगा, किन्नौरी ट्राइब यहाँ पे देखने को मिलेगी जो अंगोरा हिरन को पालते हैं, सॉरी ये देखिए किन्नौरी ट्राइब है यहाँ पे, ठीक। दूसरी ट्राइब की अगर बात करें तो यहाँ पे एक ट्राइब मिलती है जो काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब है जिसको हम लोग कहते हैं गद्दी, जिसको अभी हम लोगों ने देखा भी है गद्दी को, ठीक है। गद्दी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे गुज्जरवाल भी मिलते हैं, ठीक है, गुज्जरवाल मिलते हैं यहाँ पे, गुज्जरवाल, ठीक। ये आपकी ट्राइब है तो गुज्जरवाल है, गद्दी है। देखिए कुछ चीजें लिखना थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है बट आप उसको सुन लीजिएगा, सुन करके चीजों को सही से कर लीजिएगा।
देखिए हमने किन्नौरी बोला, हमने गद्दी बोला, हमने गुज्जरवाल बोला। अगर हम देखें अन्य ट्राइबों में तो यहाँ पे एक आती है लाहुली, तो एक ट्राइब है जिसका नाम है लाहुली ट्राइब, है ना। लाहौली, लाहौल स्पीति आप नाम सुने होंगे, वहीं से लाहौली आ जाता है। तो लाहौली है, गद्दी है, गुज्जरवाल है, किन्नौरी, ये ट्राइब्स हैं जो फाउंड होते हैं कहाँ पे, आपके हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करें हम इसकी, तो ये आप जानते हैं अंडमान एंड निकोबार है ना। आदिम जनजातियां जो जारवा समूह है, यहीं पे आपको देखने को मिलता है जारवा, यहीं पे मिलता है ओंग, है ना। तो अंडमान निकोबार से क्या मिलेगा, ओंग मिलेगा, जारवा मिलेगा, और एक ट्राइब होगी जिसका इंपॉर्टेंट ट्राइब है, जिसको हम क्या कहते हैं, देखिए ओंग, जारवा, अंडमानी, ठीक, अंडमानी, और एक ट्राइब है निकोबारी, है ना, एक ट्राइब निकोबारी है, ठीक, अंडमानी निकोबारी, है ना। और एक ट्राइब यहां पे मिलती है सोम्पेन। आपको पता है अभी लोकसभा का जो 18 चुनाव हुआ है उसमें सोम्पेन ट्राइब सबसे छोटी ट्राइब है जिसने पार्टिसिपेट किया है 18 लोकसभा चुनाव में। तो आप इस तरीके से सोम्पेन कर लीजिएगा, ओंग कर लीजिएगा, जारवा कर लीजिएगा, अंडमानी कर लीजिएगा, निकोबारी कर लीजिएगा। और एक ट्राइब आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बेसिकली है आपकी, ये इतनी ट्राइब्स आप देख लीजिएगा, ये बेसिकली निग्रो रेस से होंगे, निग्रोलाइड होंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे होंगे। तो ये आपके हो गए अंडमान निकोबार की, ये हिमाचल प्रदेश की। और आपका कौन सा था, एक था आपका राजस्थान, जहां से आप देख रहे थे क्या, भील ट्राइब देख रहे थे। तो भील का मतलब क्या होता है, भील का मतलब ही होता है आपका जो बेसिकली धनुष, जिसको हम कहते हैं धनुष, धनुष चलाने वालों को भील बोलते हैं, या धनुष में जो पारंगत होते हैं उनको बोलते हैं। तो भील कम्युनिटी बेसिकली आप जानते हैं, जब आपका वॉर होता है, वॉर ऑफ हल्दी घाटी, 1776 का जो वार है आपका हल्दी घाटी, उसमें पार्टिसिपेट करती है किसकी तरफ से, जो है आपके जो आपके राणा प्रताप हैं उनकी तरफ से ये लोग जो है अपने को देखते हैं, मान सिंह के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसलिए हल्दी घाटी में पार्टिसिपेट किया इन्होंने। भील ट्राइब के जो कम्युनिटी के लोग थे, इसलिए कहीं ना कहीं राजपूतों के काफी जो है प्रिय माने जाते हैं भील। तो ये आपके मोस्टली पाए जाते हैं बेसिकली कहाँ पे, राजस्थान रीजन में, ठीक। और अगर यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे एक गर्सिया ट्राइब है ना, गर्सिया है, और एक है सहरिया, है ना। लॉट ऑफ ट्राइब्स आर देयर, है ना, सहरिया, है ना। तो सहरिया या गर्सिया, ये भी ट्राइब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्राइब की, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाकी जनजातियां हम अगले दिन कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए आपका, ठीक है, तो झारखंड में आप जान रहे हैं कौन है, मुंडा है, आप जानते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमने डी बताया था, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगला, बस। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं, ठीक है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, है ना, मीट्स ईच अदर इन विच प्लेस। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन सबको आता है लगभग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट सिंपल क्वेश्चन में से अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है वो कहां पे मिलते हैं, इसको देखना है। तो आप जानते हैं कि इंडिया, है ना, इस तरीके से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, है ना। और इसमें अगर हम देखें तो ये आपका है पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिलेगा, अरब सी मिलेगा, है ना। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बीच का पार्ट जो है ये तीन तरफ से वाटर से घिरा है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, पेनिनसुलर इंडिया, ठीक। इस पेनिनसुलर इंडिया के अंतर्गत अगर हम देखें तो इधर 5 स्टेट्स हैं, एक स्टेट आपका गुजरात है, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर अगर बात करें तो आप देखते हैं गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला। तो कितने स्टेट हो गए, 5 स्टेट्स इधर हो गए ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में। और अगर ईस्टर्न साइड की बात करें, ठीक है, अगर ईस्टर्न साइड की बात करें तो ईस्टर्न साइड में आप देखेंगे पहला आपका क्या होगा, वेस्ट बंगाल होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा हमारा, उड़ीसा होगा, फिर क्या होगा हमारा थर्ड पे आंध्र प्रदेश होगा, फिर हमारा क्या होगा, आंध्र प्रदेश के बाद ये आ जाएगा हमारा तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु ये देखेंगे, तमिलनाडु, ठीक है। तो 4 स्टेट इधर हो गए, 5 इधर हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए, 9 स्टेट्स विच हैव द कोस्टल लाइन। ये कोस्टल लाइन रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, ये मिलते कहां पे हैं, देखिए ईस्टर्न घाट यहां से चल रहा है ऐसे,
और वेस्टर्न घाट इधर चल रहा है। ये जो नॉट है इसकी, ये नॉट है आपकी बेसिकली ये नॉट है। अगर हम बात करें इस नॉट की तो इसी को हम नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी माउंटेन रेंज कहां पड़ेगा, यहां पे पड़ेगा। अब कुछ हम नीलगिरी माउंटेन रेंज से रिलेटेड कुछ चीजें हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देखनी होती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे नीलगिरी माउंटेन रेंज से। तो सबसे पहले समझिएगा इस चीज को, नीलगिरी की अगर बात करें तो हमने आपको बताया कि इधर से यहाँ पे और ये आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां मिलते हैं वो नीलगिरी है। नीलगिरी से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें मेमोराइज करने होते हैं, आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए इसको नीलगिरी क्यों कहते हैं, पहली बात तो नीलगिरी माउंटेन रेंज को नीलगिरी इसलिए कहते हैं चूंकि यहाँ पे आपका एक नील बुरुंजी नाम का एक क्या होता है, पुष्प खिलता है। उस पुष्प के नाम के कारण इसका नाम नीलगिरी पड़ गया है। तो नीलगिरी हिल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि नील कुरुंजी नाम का एक पुष्प यहाँ पे खिलता है। दूसरी बात, ये कितने स्टेट्स में पड़ता है, तो आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कर्नाटका है, ये केरला है, ये तमिलनाडु है। तो 3 राज्यों में देखने को मिलती है नीलगिरी की नॉट। तो नॉट ऑफ नीलगिरी कहां मिलेगी, यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आप समझिएगा। अब नीलगिरी माउंटेन रेंज की अगर बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नीलगिरी माउंटेन रेंज की, तो आंसर आपको लगाना है दुद्धा बेट्टा। तो दुद्धा बेट्टा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन रेंज, और यू कैन से दैट द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया। यू कैन से दैट सदर्न इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम दुद्धा बेट्टा कहते हैं। और टोटल अगर हम देखें तो नीलगिरी माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी के नीचे आप आओगे तो उदक मंडलम या ऊटी मिलता है, जो कि बहुत बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे नीलगिरी की, तो नीलगिरी को बेसिकली यहाँ पे आपका नीलगिरी तहर नाम का एक जो है आपका जानवर मिलता है, जो बेसिकली स्टेट एनिमल है किसका, तमिलनाडु का। तो ये चीज याद रखिएगा, नीलगिरी तहर विच इज फाउंड इन तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु स्टेट विच इज द फेमस फॉर द ये फेमस है कहाँ का, तमिलनाडु का। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल के रूप में हम लोग देखते हैं। तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप बात करते हैं तमिलनाडु के नीलगिरी माउंटेन रेंज की। तो तमिलनाडु का जो नीलगिरी माउंटेन रेंज है वो मैब के तहत, यूनेस्को की जो मैब लिस्ट है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो 1971 में आपकी जो है आपकी आई थी, उसके अंतर्गत हमारा जो बेसिकली क्या है, अगर हम देखेंगे नीलगिरी का जो बेसिकली रीजन है, ये बायोस्फीयर रिजर्व मैब में, MAB मैब यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में इसको जो है शामिल किया गया था नीलगिरी को। और पहला मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है आपका कौन, नीलगिरी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इस तरीके से हमने चीजों को रिकॉल करना है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। देखिए कुछ तेजी हो सकती है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि तेजी से करा रहे हैं, दरअसल में क्वेश्चन ज्यादा है और हमें सब हर एक चीज हम इसमें नहीं डाल सकते, तो थोड़ा तेजी करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस को कर पाए, ठीक। अब देखें यहाँ पे, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो आपको यहाँ देखिए भीलगिरी हो गया, इसको आप क्या कर दीजिएगा, नीलगिरी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये नीलगिरी माउंटेन रेंज में ये आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आकर के मिल जाते हैं, आपको ये करना है बस, ठीक। तो सिंपल सा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करंट से क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। करंट का क्वेश्चन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, आसानी से आप कर ले जाओगे। देखिए अगर आप करंट से अपडेट हैं तो आप देखेंगे कुआलालंपुर जो मलेशिया की कैपिटल है, ठीक है, कुआलालंपुर जो मलेशिया की कैपिटल है, कह रहा है विद रेफरेंस टू द एशिया पैसिफिक डीफ गेम्स, है ना, 2024 हेल्ड एट द कुआलालंपुर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं जो कि बेसिकली आपका ये मूवमेंट, जो आपका एक गेम्स हुए हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विद द रेफरेंस टू द एशिया पैसिफिक डेफ गेम, है ना, यानी हिंदी में कहेंगे कुआलालंपुर में आयोजित, है ना, एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 11वां, अब इसको समझिएगा, ये कह रहा है कि यह 11वां, है ना, एशिया प्रशांत बधिर खेल था। तो ये बात एकदम गलत है, क्योंकि ये 10वां था, तो ये आपका एक पहला ऑप्शन गलत होता है। फिर कह रहा है भारत में 5वां स्थान हासिल किया था भारत ने, ये बात एकदम सही है कि भारत ने 5वां स्थान हासिल किया था। इसमें टोटल जो है आपको 8 स्वर्ण मिले थे इंडिया को, 18 रजत और 29 क्या थे, कांस्य पदक। तो याद रखिएगा 55 टोटल इन्होंने पाए थे,
ठीक, इसको ऐड करेंगे तो 55 आएगा। ये भी बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है। अगर डी वाली बात करें कि भारत ने हिस्सा नहीं लिया था, तो ये बात गलत है। मोदी जी ने काफी अप्रिशिएट किया था, न्यूज में आप देखेंगे, न्यूज़पेपर में काफी अप्रिसिएशन हुआ था, क्योंकि हमने 55 अवार्ड मिले और हम 5th पोजीशन पे आए। तो इसलिए ये जो दो ऑप्शंस हैं ये सही हैं, और ये ऑप्शन देखिए आप कहां पे देखने को मिल रहे हैं, इसको देखिएगा, यानी बी वाले ऑप्शन में मिल रहे हैं, यानी बी एंड सी इज राइट, अनदर इज रॉन्ग। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया था। आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस का पेपर हुआ, वहां पे क्वेश्चन डाला उन्होंने, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक की संख्या प्रतिबंधित करता है। तो आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट restricts the total number of the ministers including the prime minister, है ना, minister in the council of the ministers shall not be exceed 15% of the total number of the members of the house of the people। तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, सबको आता है क्वेश्चन, सबको पता है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, 91वां संविधान संशोधन सन 2003 में, इसके थ्रू क्या किया गया, हमने ये कहा कि जो मंत्रिपरिषद है उसका जो बेसिकली विस्तार है वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें हम देखेंगे किसको, देखिए प्रधानमंत्री सहित जो टोटल मंत्रियों की संख्या 15% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा राइट आंसर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2003 की बात है। अब देखिए हम अन्य कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन को देख लेते हैं। आप जानते हैं ये आया था सन 2002 में, और इसको कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आरटीई लेकर के आया था, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, यानी शिक्षा का जो अधिकार है बच्चों के लिए, और वो बच्चों का एज ग्रुप होता है 6 to लेकर के कहां तक 14। अगर कोई बधिर लड़का है या डेफ है या फिर वो दिव्यांग है, तो उसके लिए आपकी डेट कितनी हो जाती है, 18 साल हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें 52वां संविधान संशोधन, तो ये आया था 1986 में, है ना, 85, हाँ 1986 के दौरान आया था ये 52वां संविधान संशोधन। ये बेसिकली लाया कौन था, ये लाए थे आपके राजीव गांधी जी। एंटी डिफेक्शन के रूप में जाना जाता है, इसको दल बदल कहते हैं, आपको पता होगा। ये बेसिकली आपके सैम पित्रोदा की मदद से लेकर के आए थे, और आप जानते हैं राजीव गांधी जी को जो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है भारत के अंतर्गत, और ये बेसिकली आपका ये हो जाएगा। फिर देखिए 73वां संविधान संशोधन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये संबंधित किससे है, आपके पीआरआई से, जो आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर हियर। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर शासक, है ना, विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस से राजदूत के रूप में आया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से विजुलाइज करिए, पढ़िए, इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर विजिटेड द कोर्ट ऑफ द विजयनगर रूलर, है ना, देवराय सेकेंड, है ना, एज द पर्शियन एम्बेसडर। ठीक, तो आप जानते हैं विजयनगर जो साम्राज्य था, जो हम्पी नदी के किनारे है, तुंगभद्रा की जो ट्रिब्यूटरी है बेसिकली हम्पी के किनारे, तो विजयनगर साम्राज्य जो कि संगम डायनेस्टी से आप देखते हैं इसको, तो यहां पर आपका जो शासक है वो बेसिकली कौन है, देवराय द्वितीय। उसके टाइम पीरियड में पर्शिया से, फारस से एक बंदा आता है, एक एम्बेसडर आता है, जिसका नाम है क्या, उसका नाम है आपका, जो बेसिकली है आपका अब्दुल रज्जाक। तो राइट आंसर इसका अब्दुल रज्जाक होगा। तो याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक एक एम्बेसडर है जो बेसिकली किस टाइम पीरियड में आता है, देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में आता है, और यह इंडिया की विजिट करता है। और आप उस समय जो शासक है वो कौन है, देवराय द्वितीय है, देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में, और ये 15th सेंचुरी की बात है, याद रखिएगा 15th सेंचुरी की बात है। ये जब आया तो इसमें एक ट्रेवलर है, इसने 2 बुकें लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है ना। तो आप इन दोनों बुकों का नाम लिख लीजिएगा, हम आपको बताते हैं इन बुकों के नाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इसलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, 2 बुकें आप इसकी लिख लीजिएगा अब्दुल रज्जाक की। पहली जो बुक है वो है मतला उस सदैन। ठीक, तो पहली बुक है मतला उस
ठीक है, आगे डैश करके लिखेंगे सदैन। तो मतला उस सदैन, ये इनकी एक पहली पुस्तक है। ठीक, मतला उस सदैन, मतला उस सदैन। ठीक, देखिए आप सुन लीजिएगा अच्छे से। दूसरा है इनकी बुक, पहली है मतला उस सदैन और दूसरी है मतला उस बहरीन, है ना। तो मतला उस बहरीन, मतला उस बहरीन, ये दो बुकें इन्होंने लिखी थी, है ना। तो मतला उस बहरीन, है ना, और मतला उस सदैन, ये दो बुकें हैं जो अब्दुल रज्जाक ने लिखी। टाइम पीरियड था देवराय द्वितीय, उनके टाइम पीरियड में आए थे। अब अगर बात करें बारबोसा की, तो पुर्तगाल से थे। निकोला कोंटी आप जानते हैं इटली से थे। और अफगानी निक्तन ये आपके आए थे रशिया से। तो ये सारे ट्रेवलर हैं जो इंडिया में आते हैं। आप 11th क्लास के एनसीईआरटी उठाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे ट्रेवलर का एक चैप्टर पूरा। वहां पे आपको सारे ट्रेवलर के बारे में डेप्थ एनालिसिस करने को मिल जाएगी। डेप्थ मतलब आपको डेप्थ वहां पे काफी डीप आप उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी कैफे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं क्यों बता रहा हूं इसको? क्योंकि एक 28 साल की महिला है जिसने ये एक उसकी दिमाग की उपज है जो उसने दिया है, अलीना आलम नाम है उनका। और उन्होंने ये एक एंटरप्रेन्योर टाइप में है वो। तो उन्होंने देखिए 28 साल में इन्होंने एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट दिया दिव्यांग जनों के लिए। तो है क्या बेसिकली? देखिए मिट्टी कैफे क्यों है चर्चा में? आप जानते हैं, आपको पता है, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने जो है इसको अवार्ड भी दिया है हालांकि इस संस्था को। तो मिट्टी कैफे ने, आप जानते हैं मिट्टी कैफे जो है ये स्टार्ट किया है 2017 में और उनका नाम है अलीना आलम। और इन्होंने स्टार्ट किया दिव्यांग, टोटली दिव्यांग लोग इसमें वर्क करते हैं। और अभी रिसेंट में आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है, वहां पर भी अब मिट्टी कैफे कॉन्सेप्ट आ चुका है। छत्रपति टर्मिनल जो है आपका, वहां पर भी मिट्टी कैफे चल रहा है। इसमें सारे दिव्यांग होते हैं जो वर्क करते हैं। बेसिकली मिट्टी के कुल्हड़ में जो है आपका क्या मिलता है, आपके जो प्रोडक्ट होते हैं पोर्टेबल पदार्थ, यानी पीने वाले चाय वगैरह, ये सब चीजें देते हैं। तो इसमें आप देखिए दिव्यांग जनों के द्वारा, है ना, क्या है, प्रतिबंधित होने वाला होने के कारण, दिव्यांग जनों द्वारा पूर्णतः जो है क्या है, प्रबंधित होने के कारण ये काफी न्यूज में है। ये टोटली मैनेज करते हैं इसमें जो दिव्यांग जन है। देखिए लिखा है बिकॉज दे आर कंप्लीटली मैनेज्ड बाय द जो है डिफरेंटली एबल्ड पर्संस। ठीक, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। देखिए तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, आई होप आज थोड़ा सा तेज हो रहा है तो आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अब देखिए पहला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये भारतीय दर्शन से क्वेश्चन है, एक बार रीड करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसे रीड करिए। किसने कहा है कि चेतन आत्मा है? हु हैज सेड दैट कॉन्शियस बॉडी इज द साउल? ठीक, आप जानते हैं 9 स्कूल्स ऑफ यूपी है, सॉरी इंडिया है। इंडिया में टोटल 9 स्कूल्स हैं, 9 जो है आपके संप्रदाय हैं बेसिकली, जो फिलॉसफी के एंगल से हम देखते हैं। उनमें अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फिलॉसफी है, देखिए नागार्जुना जो है, आप जानते हैं नागार्जुन को, 9 स्कूल्स में एक नागार्जुन है जिन्होंने शून्यवाद दिया था, निहिलिस्टिक अप्रोच के थे, इन्होंने शून्यवाद का जनक भी कहते हैं इनको। तो शून्यवाद इनका है, याद रखिएगा। ठीक है, शून्यवाद। ठीक, अब अगर बात करें चारवाक की, फिर हमारे मीमांसा है जिसको जैमिनी ने दिया था, आप जानते हैं जैमिनी ने, महर्षि जैमिनी ने दिया था। और असंग जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जो बेसिकली आपके मोनपा पाए जाते हैं तिब्बत रीजन में, वहां पे इसको परफॉर्म किया जाता है। बौद्धिज्म की एक शाखा है असंग। अगर चारवाक की बात करें तो ये जो थ्योरी है कि चेतन ही आत्मा है, ये चारवाकों ने दिया। चारवाक आप जानते हैं, इस चारवाक दर्शन को ही हम लोकायतन या लोकायत दर्शन भी कहते हैं। तो लोकायत दर्शन किसे कहते हैं? हम चारवाक के दर्शन को लोकायत दर्शन कहते हैं। चारवाक लोग कौन थे इसको आप समझ लीजिएगा। चारवाक जो हर एक चीज को क्या करते हैं, हर 9 स्कूल में से 8 स्कूलों को ये खारिज करते हैं। और इनका कॉन्सेप्ट है कि आप जो भौतिकता है, मैटेरियलिस्टिक है, इनका अप्रोच मैटेरियलिस्टिक है। और ये कहते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि आपने सुना भी होगा, है ना, कि आपके पास पैसे नहीं है तो घी पीना है और ऋण लेकर के नहीं। भौतिकता का मतलब ये है कि इन्होंने आत्मा, ठीक, परमात्मा, मोक्ष
और आप कह सकते हैं जो आपका बेसिकली ईश्वर है या आपका देवी देवता है, इन सबको नकार दिया, ठीक। और इन्होंने कहा सब यहीं पर है, यहीं पे जो है आप उन सब चीजों का, यानी भौतिकता के पिनाकल है एक प्रकार से आप कह सकते हो। तो इस तरीके से अगर हम देखें, चारवाक दर्शन सर्वप्रथम जो इनके प्राचार्य थे वो बृहस्पति महोदय थे। तो इस तरीके से हम चारवाका का जो ये है सिस्टम, इसको आप देख लीजिएगा। तो देख लीजिएगा, इन्होंने ही कहा था कि चेतन ही आत्मा है, यानी आज ही जी लो, है ना। कुछ पुनर्जन्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट इन्होंने सबको झुठला दिया और ईश्वर को ही नकार दिया। तो ये आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इस तरीके से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चारवाक, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें, है ना, क्लियर हो रही होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन, ठीक। और इस क्रम में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये, हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि आपको ये बताना है, पढ़िए इसको, क्वेश्चन को रिकॉल करिए, फिर अभी हम इसको जल्दी से करते हैं क्वेश्चन को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ठीक। द यूनियन टेरिटरी हैविंग द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री इज, ठीक। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात कर रहा है। जब सेक्स रेशियो की बात आती है तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि 1000 मेल पे हमने क्या देखने हैं, फीमेल देखने हैं, कितने हैं, है ना। तो 1000 मेल पे हमें फीमेल देखने हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं 1000 मेल पे फीमेल कितने हैं, तो इसमें आपको बताना है किस यूनियन टेरिटरी में सबसे कम है। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ओवरऑल इंडिया में अगर देखें, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य व यूनियन टेरिटरी में सबसे कम सेक्स रेशियो है, तो आपको सीधा दमन एंड दीव को लगा देना है। दमन एंड दीव में मात्र 618 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं बॉयज के तुलना में, यानी कि मेल की तुलना में। अगर हम बात करें टोटल इंडिया का जो आपका सेक्स रेशियो है वो कितना है, 943 है, यानी 1000 पुरुषों पर 943, ये हमारा नेशनल पूरा है। अगर हम बात करें राज्यों में, तो सबसे कम किसका है, हरियाणा का है। आप जानते हैं हरियाणा में आपकी 879 है, ठीक। तो 879 हरियाणा का है सेक्स रेशियो, जो राज्यों में सबसे खराब है, बॉटम पे है। और अगर हम करें टॉप पर, तो 1084 है, यानी ये आपका किसका है, केरला का है। आप जानते हैं केरला टॉप पर है, सेक्स रेशियो में भी है, लिटरेसी में भी है, काफी अच्छा है वो। तो इस तरीके से हम केरला को लगा देंगे। और अगर हम बात करें जो हमारे यूटीज हैं उनका सबसे टॉप पर कौन है, तो आपने लगाना है पुदुचेरी, है ना। अगर पुदुचेरी की बात करें, ठीक है, तो पुदुचेरी का है आपका 1037, तो 1037 महिलाएं हैं यहाँ पे, ठीक। तो यूनियन टेरिटरी में टॉप पर पुदुचेरी, राज्यों में बॉटम पे हरियाणा जिसका कितना है 879, और आपका केरला का टॉप पर है। ओवरऑल टॉप में कौन है, केरला है, कितना है 1084 है। और अगर हम बात करें किसकी, दमन एंड दीव की, तो इसका 618 है, जो ओवरऑल सब में क्या है, बॉटम पे है ना। यूनियन टेरिटरीज प्लस स्टेट्स, जो हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज मिलाकर के टोटल में ओवरऑल हम देखेंगे तो, ठीक। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, हिंदूज की जो सेक्स रेशियो है सबसे गड़बड़ है, मात्र 940, ठीक, आप समझ रहे हैं। और जो मुस्लिम्स हैं उनका सेक्स रेशियो 951 है, ठीक। और अगर बात करें हम बेसिकली जो आपके जैन आते हैं उनका भी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल सबसे अच्छा अगर किसका है, तो वो होता है हमारा जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का, जिनको आप कहते हैं बहुत ही क्या है, प्रिमिटिव हैं, और उनका सेक्स रेशियो सबसे बेहतर है। आप इस चीज को आप देखिएगा कि प्रिमिटिव कौन है ना। ऑनर किलिंग या भ्रूण हत्याएं सबसे ज्यादा कहाँ हो रही हैं, तो ये एक अपने आप में विडंबना के कुछ है, विडंबना टाइप का। तो आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, तो अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, ये भारत में लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा, लेकिन अब इसमें अप्रैल और जनवरी, अगस्त और मई डाल दिया है, इससे कंफ्यूजन बन सकती है। तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आपने देखना है नाबार्ड, ये सिडबी आया क्वेश्चन। तो सिडबी होता क्या है, देखिए लिखा है, ये आपका है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। अगर आप लखनऊ देखे होंगे आप, ये जो गंज में, तो गंज में श्रीराम टावर के पास पड़ता है, इसका हेड ऑफिस है। तो लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। सिडबी का मुख्यालय है एलकेओ में, यानी लखनऊ में,
है ना, गंज में आप देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये 2 अप्रैल है ना, 2 अप्रैल 1990 का इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिडबी करता क्या है, सूक्ष्म जो आपके लघु उद्योग होते हैं, एमएसएमई सेक्टर, उसको बूस्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको बनाया है ताकि हम क्या कर सकते, हाँ, ये पार्लियामेंट के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इस क्रम में अगला जो क्वेश्चन है वो, सॉरी, ये देखिए आपका क्वेश्चन आता है ये वाला। अच्छा भाई क्या हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है अभी, बस 1 सेकंड रुकेगा। एक सेकंड बस। देखिए आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। अभी क्वेश्चंस का क्या है, अभी क्वेश्चंस हम और डीप क्वेश्चन लेंगे, काफी डीप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है ये वाला, 1 सेकंड, तो भाई हाँ बस ये क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड, है ना। नाबार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था? नाबार्ड का वर्क क्या है आपको पता है, एग्रीकल्चर के फील्ड में ये क्या करते हैं, या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह को ये लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप जानते हैं, आपको रटा होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके मुफ्त के होते हैं, आप इनके डेट्स वगैरह तैयार कर लीजिए, एक बार लिख करके एक बार चस्पा कर लीजिए, और उनको पर डे आप रिवाइज करिए, डेटा ऐसे ही तैयार होंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, देखिए 15 अगस्त 1947, 1 अप्रैल 1951, है ना। फिर अगला देखिए ऑप्शन है आपका 12 जुलाई 1982। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 जुलाई 1982। तो इज द राइट आंसर। फिर हम अगला क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस क्रम में। अगला क्वेश्चन कौन सा है ये देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगला, मखाना। ये देखिए आपके जो बजट आया है उससे हमने क्वेश्चन है आपका बजट से। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन की मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन में सुधार के लिए किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। A मखाना बोर्ड be established on which state to improve the production of processing values addition and marketing in मखाना। तो वर्ड मखाना का आप जानते हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है आपका कौन सा, बिहार। बिहार लीची के प्रोडक्शन में, बिहार आपके मखाना के प्रोडक्शन में टॉप पर आपकी पोजीशन रखता है। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो बिहार में ही आपका ये बोर्ड बनाया जा रहा है, और आपको पता है बिहार में काफी कुछ डेवलपमेंट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और उसका रीजन आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस क्रम में, ठीक है। इसको रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है स्कूल में उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल के रूप में, है ना, भारतीय भाषा पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए। ये भी आपका देखिए बजट से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा। कह रहे हैं कि स्कूल में उच्च शिक्षा के लिए, है ना, स्कूल के जो हायर एजुकेशन है उसके लिए क्या कर रहे हैं कि आपका के रूप में एक डिजिटल के रूप में भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है ना। आप पढ़िए इसको। विच स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड टू प्रोवाइड द डिजिटल फॉर्म ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस बुक्स फॉर स्कूल्स, है ना, एंड द हायर एजुकेशन। तो आप देखिए इसमें सिंपल सा आपको देखना है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। अब सारी बुकें आपकी डिजिटलाइज्ड हो जाएंगी, डिजिटल फॉर्म में आपकी आ जाएंगी एक जगह पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को कर लिया हमने। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा बेसिकली कौन सा देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, हाँ ये क्वेश्चन है अगला, सॉरी, बस ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहर के रूप में बताया। यानी दिल्ली को किसने उत्कृष्टतम शहर कहा। उत्कृष्टतम का मतलब समझ रहे हैं कि आपका हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस दिल्ली एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। तो सबसे ग्रेटेस्ट सिटी किसने कहा। तो आप जानते हैं ये सारे ट्रेवलर हैं बेसिकली, और ये जो है आपको ट्रेवलर क्या इसमें हमने बतूता ट्रेवलर है, और ये अल बैरूनी ये भी आपका कहीं ना कहीं भारत में काफी टाइम स्पेंड करता है। फरिश्ता और अबुल फजल की बात करें तो ये आपके नौरत्न ज्वेल्स ऑफ 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर की 9 ज्वेल्स थे। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, समझना थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप देख लीजिए, राइट आंसर आपका है इसका, एक मिनट,
हाँ, इसका राइट आंसर है इब्न बतूता। ठीक, इब्न बतूता, अबू रहमान उल इब्न बतूता उसका पूरा नाम है। तो इब्न बतूता के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर ये अफ्रीका है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप जान रहे हैं, ये वाला जो देश है बेसिकली मोरक्को है, जिसकी कैपिटल क्या है, रबात है। मोरक्को की कैपिटल क्या है, रबात है, जो बेसिकली किसको टच कर रहा है, मेडिटेरियन सी को टच कर रहा है। और इसी मेडिटेरियन सी से होते हुए ये जो रूट आपका देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे आपका भारत है प्यारा सा, है ना। तो ये बेसिकली जो आपका ये वाला जो रूट है, इस रूट से आपका आता है कौन, मोरक्को से होता हुआ एक इस रूट से आपका आता है जिसका नाम है इब्न बतूता। और इंडिया देखिए जद्दा से होता हुआ, जद्दा बेसिकली अरब, सऊदी अरब से होता हुआ जद्दा से ये आता है इंडिया। और इंडिया में ये आपका जाता है सबसे पहले दिल्ली। दिल्ली में आपके जो बेसिकली 1333 का दौर है। और आप जानते हैं इस समय जो आपकी सल्तनत युग है उसमें एमबीटी है। एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में इब्न बतूता मोरक्को से होता हुआ आता है दिल्ली, दिल्ली में ये जाता है। तो कहते हैं कि ये जो इब्न बतूता है और ये सब पूरे जो यात्रा वृत्तांत है उसको लिखता है अपनी बुक में, जिसका नाम रिहला है। आप सभी को पता होगा, रिहला इसकी पुस्तक है। और इसी पुस्तक में वो बताता है कि किस तरीके से उसको गली में जो है डाकुओं ने लूट लिया, उसको बांध के डाल दिया गया और रास्ते सेफ नहीं थे, है ना। इस तरीके की वो बातें अपनी बुक में बताता है। ढेर सारे वो अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान बताता है। और इसमें एक चीज वो एक बताता है कि दिल्ली जो है सबसे उत्कृष्टतम प्लेस है। अब देखिए ना, ये लोग आ कहां से रहे हैं, आ रहे हैं एकदम बीहड़ से। भाई ये रीजन क्या है, बेसिकली तेल है, तेल के अलावा कुछ है नहीं, वेजिटेशन उतनी है नहीं। अब ये लोग जब इधर पहुंचेंगे तो आप जानते हैं यहाँ आने के बाद आपको दिल्ली में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, है ना। आपको हर टाइप के, आप देखें ना, ये वेजिटेशंस के पूरे इंडिया में ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस आर देयर। ठीक, और तो इसलिए इंडिया वहां गया। अगर आप तुझे बाबरी की बात करते हैं तो बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है कि मुझे दिल्ली का पानी भा गया तो मैं इसलिए दिल्ली नहीं छोड़ पाया या फिर भारत नहीं छोड़ पाया। इस तरीके से आप देखिए, अगर आप बात करें जो बेसिकली भारत के तोता हैं जिनको हम बोलते हैं अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो भी इसी बात की बात कर रहे हैं कि दिल्ली इतना उत्कृष्टतम है कि जो है मक्का भी इसकी परिक्रमा करे। आप समझ रहे हैं। तो दिल्ली का महत्व अपने आप में काफी बड़ा महत्व इन लोगों ने दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर इब्न बतूता होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज देयर। एक मिनट आजा भाई, ये देखो भाई, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैच कराना है सूची 1 को सूची 2 से, है ना। आप देखिए सूची 1 सूची 2 को आपको मैच कराना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इन देखिए, आप अब जो पैटर्न बदल रहा है उस पैटर्न पे क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। डेट दे रहा है खूब, है ना, मैच कराने के लिए दे रहा है, कोड भी बना दे रहा है साथ में। तो ये थोड़ा सा पैनिक है, बट आप इसको अगर रटेंगे, चीजों को कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आसानी से तैयार हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। आप जानते हैं आईसी, सॉरी एक मिनट, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। आप जानते हैं आईसीडीपी, आईसीडीपी एक हमें पता है इसमें, जिसको क्या होता है, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, विच इज लॉन्च इन 1975 को इसको लॉन्च किया गया था, 1975 में लॉन्च किया गया था, है ना, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है समन्वित बाल विकास योजना 1975। अब हमको एक चीज पता है तो हम इसके साथ जाते हैं, इसके साथ 1975 के साथ। अब देखिए इसमें कोड में आइए, आप देखिए बी का 1 कहां है, बी का 1 कहां है, यहां है, ठीक है, और कहीं है ही नहीं। आप देखिए ना, ना यहां है, ना यहां है, ना यहां है। इस तरीके से हम, अच्छा अब देखिए अगले आप देख लीजिए यहाँ पे एनआरएचएम 2005 में स्टैब्लिश हुआ था। तो देखिए डी का 3 इसी में है ना। तो इस तरीके से भी आप जा सकते हैं। और लेप्रोसी वाला जो है ये 1993 में आया था। और जो अंधत्व तो जो अंतरराष्ट्रीय जो आपके हैं वो आपका आता है 1976 में। तो राइट आंसर इसका सी हो गया। आप इस तरीके से करके आगे बढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारा है 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैच कराने वाला क्वेश्चन है ना। देखिए इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बेसिकली एक तरफ आपकी योजनाएं हैं, दूसरी तरफ आपके उनके ईयर हैं, उनको मैच कराना है, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है अभी। बस इस क्वेश्चन को अगर बात करें 17 क्वेश्चन को, 17 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करके हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। दरअसल में टाइम कम होता है, चीजें बताना होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अभी के लिए हम यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, आपको अगर आवाज मतलब क्लास देखिए इस चीज को समझिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम इसको ले लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है श्रमिक सामाजिक योजना, स्वर्ण जयंती स्वराज रोजगार योजना, फिर रोजगार आश्वासन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। देखिए एग्रीकल्चर लेबर सोशल सिक्योरिटीज स्कीम, फिर स्वर्ण जयंती स्वरोजगार स्कीम, फिर आपका है एम्प्लॉयमेंट एंड एश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री जो है ग्रामोदय योजना। अब इसमें समझिएगा जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक, देखिए 4 3 1 2, अब इसको मिलाइए, देखिए इसका 4 आएगा 2001 में। ठीक है, इसको एग्रीकल्चर लेबर। अब देखिए इसमें हमें एक चीज ये पता थी कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वो आई है कब, ये आई है आपका सन 2000 में। ठीक है, तो डी का आपका 1 हो जाएगा। ठीक, और जो स्वर्ण जयंती है ये 1999 में थी, और जो एम्प्लॉयमेंट वाला एश्योरेंस वाला है ये 1993 में। इस तरीके से हम राइट आंसर इसका डी कर देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे हम अगले क्वेश्चंस लेंगे। हालांकि इसमें 25 क्वेश्चन थे जो डिस्कस नहीं हो पाए, दरअसल में टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक, हम कल से करेंगे कोशिश की सारे क्वेश्चंस करते हुए चले। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे तभी आप उन सब चीजों को नोट करेंगे तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। ओके।